किसी भी ट्रांजिस्टर को एक सर्किट में आप 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ कर सकते हैं। वो कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होता है? कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। सिंपल लॉजिक ये देखिए ना कि आपके पास 3 रीजन है। क्या क्या है? एमिटर, बेस, कलेक्टर। इन तीनों रीजन में से किसी एक रीजन को आप कॉमन बना सकते हैं। कॉमन मतलब वो वाला रीजन या वो वाला टर्मिनल बाकी 2 टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो अगर आपने कॉमन एमिटर बनाया तो देखिए ये है एमिटर टर्मिनल, ये बेस इससे भी कॉमन है और कलेक्टर से भी कॉमन है, तो ये हो गया कॉमन एमिटर। कॉमन बेस में क्या होगा? ये है बेस, तो जो बेस है वो इधर कलेक्टर से भी जुड़ा हुआ है और इधर एमिटर से भी जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया कॉमन बेस। कॉमन कलेक्टर में क्या होता है कि जो कलेक्टर होता है, ये वाला टर्मिनल देखिए ये है कलेक्टर टर्मिनल, तो जो कलेक्टर टर्मिनल है वो एमिटर से भी कनेक्टेड है और बेस से भी कनेक्टेड है, तो ये हो गया कॉमन कलेक्टर। कौन सा टर्मिनल एमिटर होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा कलेक्टर होगा, कैसे पहचान होती है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए एक ट्रांजिस्टर है जिसमें एरो निकल रहा है या अंदर जा रहा है, वो तो हो गया एमिटर। बस पहला तो सबसे पहले ये पहचानिए कि एरो किस पे लगा हुआ है। जिस पे एरो लगा हुआ है वो हुआ एमिटर। और जनरली हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर ही सर्किट्स में पढ़ते हैं, तो एरो जो है वो बाहर की तरफ होगा। तो देखिए इस केस में ये हुआ एमिटर, इसमें ये हो गया एमिटर, इसमें ये हो गया एमिटर। ठीक है, एमिटर को हमने पहचान लिया, ये लो भाई एमिटर एमिटर एमिटर। उसके बाद ये जो एक वर्टिकल लाइन होता है उसके सेंटर में जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आता है ना, ये वाला टर्मिनल ये हो जाता है बेस, तो ये हो गया बेस, ये वाला हो गया बेस बी, ये वाला हो गया बेस बी। तो हमने ट्रांजिस्टर के 2 टर्मिनल पहचान लिए, तो जो तीसरा बचा वो हो गया कलेक्टर। तो ये तरीका होता है एक ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स को पहचानने का। तो एक ट्रांजिस्टर 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में सर्किट में काम कर सकता है। हम लोग कॉमन एमिटर ही केवल पढ़ेंगे, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको भूल जाइए। और ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन को कुछ बुक्स में बायसिंग भी लिखते हैं। बायसिंग का मतलब ये हुआ कि कौन से जंक्शन को, एमिटर बेस जंक्शन को या बेस कलेक्टर जंक्शन को, किसको आपने वोल्टेज देकर बायस किया है, किसको फॉरवर्ड बायस किया है, किसको रिवर्स बायस किया है। तो एक तो हो गया कॉन्फ़िगरेशन कि कॉमन एमिटर है, कॉमन बेस है, कॉमन कलेक्टर है। आप लोग कॉमन एमिटर पे ध्यान दीजिए, यही सिलेबस में है। दूसरा होता है बायसिंग कि किस जंक्शन को आपने फॉरवर्ड बायस किया है और किस जंक्शन को रिवर्स बायस किया है। तो बायसिंग पर बेस्ड ट्रांजिस्टर के 2-3 मोड्स हो जाते हैं। पहला तो होता है नॉर्मल ऑपरेशन या नॉर्मल एक्टिव मोड, जिस तरह गुड नाइट में होता है ना नॉर्मल मोड, और उसके बाद कुछ और होता है ना सुपर पावर मोड या जो भी होता है। तो यहाँ पर सुपर पावर मोड तो नहीं होता, लेकिन नॉर्मल एक्टिव मोड होता है ट्रांजिस्टर में, जिसको हमने पहले भी आपको बता दिया था। नॉर्मल एक्टिव मोड में क्या हो जाता है कि जो एमिटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो जाता है। दूसरा मोड होता है कट ऑफ। इसमें दोनों बोथ एमिटर बेस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन आर रिवर्स बायस। इसमें बेस करंट भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ऑब्वियसली जब बेस करंट जीरो होगा तो कलेक्टर करंट भी जीरो हो जाएगा, एमिटर करंट भी जीरो हो जाएगा, यानी कि सब कुछ बिल्कुल एकदम दबा कुचला सा हल्का फुल्का सा 0.001 मिली एम्पियर टाइप का बेस करंट होगा, कलेक्टर करंट होगा। तो वो होता है कट ऑफ मोड, यानी कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट फ्लो कर रहा है। ये होता है कट ऑफ। नाम सही लग रहा है, कट ऑफ मतलब कट गया है सब कुछ, करंट कट गया है। तो ये हुआ कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड कब आता है? अगर आप एमिटर बेस और कलेक्टर बेस दोनों को रिवर्स बायस कर दीजिए। ध्यान रखिए, एमिटर बेस को आपने रिवर्स बायस कर दिया, यानी कि जो एमिटर मेजॉरिटी कैरियर्स को इंजेक्ट कर रहा था ना, वो इंजेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिवर्स बायस होते ही क्या हो जाता है, डिफ्यूजन की वाट लग जाती है। रिवर्स बायस में बैरियर पोटेंशियल बहुत हाई आ गया, डिफ्यूजन को वो रोक देता है, यानी कि एमिटर करंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया। ड्रिफ्ट करंट रहता है लेकिन वो तो माइक्रो एम्पियर में है ना। तो एमिटर करंट अगर नेग्लिजिबल हो गया, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो हो गया, तो कलेक्टर करंट भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो हो गया, बेस करंट भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो हो गया। तो कट ऑफ में सबकी वाट लग जाती है, हर कोई जीरो हो जाता है। तो ये तो हो गया कट ऑफ। और तीसरा मोड होता है सैचुरेशन मोड। उसमें दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं, यानी कि दनादन करंट फ्लो करने लगता है। तो इसमें बेस करंट जो है ना वो लार्ज हो जाता है और जो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है वो स्मॉल हो जाता है। ये स्मॉल क्यों होता है? आपको जब कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे ट्रांजिस्टर वगैरह के सर्किट के, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सैचुरेशन मोड में कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज यानी कि VCE, ये कलेक्टर है, ये एमिटर है,
ये वाला वोल्टेज ड्रॉप नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है सैचुरेशन में। क्यों ज़ीरो होता है? क्योंकि सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप जो यहाँ से मिल रहा है वो अक्रॉस दिस रजिस्टर आ जाता है, तो VCE ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है, बेस करंट लार्ज हो जाता है। ये होता है सैचुरेशन मोड। तो इन तीनों मोड को ध्यान में रखिएगा। इसका मैंने एक दूसरा डायग्राम भी बना दिया है आपके समझने के लिए। इस चार्ट को देखिए, VBE फॉरवर्ड बायस यानी कि पॉजिटिव, VBC बेस कलेक्टर फॉरवर्ड बायस इधर पॉजिटिव है। तो सैचुरेशन में देखिए दोनों फॉरवर्ड बायस होता है, बेस एमिटर भी बेस कलेक्टर भी दोनों फॉरवर्ड बायस हुआ सैचुरेशन में। हम लोग नॉर्मल एक्टिव में काम करते हैं इस रीजन में। इसमें क्या होता है, बेस एमिटर तो फॉरवर्ड बायस होता है लेकिन बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो जाता है। तो ये हो गया नॉर्मल एक्टिव। और तीसरा हुआ कट ऑफ। कट ऑफ में दोनों रिवर्स बायस हो गया, दोनों रिवर्स बायस हो गया। इसका मतलब बेस करंट भी जीरो है, कलेक्टर करंट भी जीरो है, एमिटर करंट भी जीरो है, सब कुछ जीरो है। तो ये हो गया कट ऑफ मोड में। तो इस डायग्राम को याद रखिएगा तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि सैचुरेशन मोड में क्या होगा, नॉर्मल एक्टिव में क्या होगा, कट ऑफ में क्या होगा। अब इन सब पे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, आई डोंट नो। सैचुरेशन मोड इस वर्ड का यूज़ करता हुआ जेईई मेंस में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि कितना करंट होना चाहिए ताकि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में आ जाए। तो बेसिकली आपको KCL KVL वहाँ पे लिखना पड़ता है और ये देख लेना होता है कि कलेक्टर और एमिटर के बीच में जो वोल्टेज है ना वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो या इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। तो ये आपको सैचुरेशन का कंडीशन दे देता है। अब हम लोग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करेंगे। बहुत ही खूंखार डरावना सा डायग्राम है। ये NCERT का ही डायग्राम है, मैंने किसी और बुक से नहीं लिया है, इसलिए मैंने जानबूझकर के ये डरावना डायग्राम लिया ताकि बच्चे इसको समझें कि हो क्या रहा है इसमें। देखिए ये है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि देखिए एमिटर टर्मिनल ये है, ये कलेक्टर से भी कनेक्टेड है और इधर ये बेस से भी कनेक्टेड है। तो इसको कहते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। आपको सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना है। अब इसमें देखिए क्या क्या हो रहा है। आपने यहाँ से कुछ वोल्टेज दिया, किस साइड में, बेस की साइड में, और ये जो एरो होता है ना ये दिखाता है कि ये वोल्टेज वेरिएबल है। वेरिएबल इसलिए है क्योंकि ट्रांजिस्टर का यूज़ हम लोग एम्प्लीफिकेशन वगैरह में करते हैं। इस वोल्टेज को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ कितना वोल्टेज चेंज हुआ, इसलिए वेरिएबल का सिंबल है, ठीक है। अब ये जो VBE है ना, ये कोई अलग से वोल्टेज सोर्स नहीं है। बहुत से बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं कि सर एक और वोल्टेज आपने दे दिया VBE। नहीं, ये वोल्ट मीटर है जो मेजर कर रहा है कि इस बेस और इस एमिटर के बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप है। तो ये जो VBE है ये क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन बेस एंड एमिटर टर्मिनल्स। उसको मेजर करने के लिए ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है। ये है एम मीटर जो मेजर कर रहा है कि कितना करंट इसमें जा रहा है बेस में। ये है एम मीटर जो मेजर कर रहा है कितना कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा है। और ये क्या है, ये भी एक वोल्ट मीटर है जो मेजर कर रहा है कि कलेक्टर टर्मिनल और ये एमिटर टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। तो ये दोनों और ये दोनों तो सिंपल वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर हैं जो आपको वोल्टेज या करंट मेजर कर रहे हैं। वोल्टेज सोर्स कहाँ कहाँ है देखिए, इसमें एक वोल्टेज सोर्स ये है, दूसरा वोल्टेज सोर्स ये है। अब इस तरह का जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उसमें देखिए 2 साइड होता है। एक साइड से तो आप इनपुट दे रहे हैं, तो ये वाला जो साइड है ना, अगर आप इधर से देख रहे हैं बेस साइड से, यानी कि बेस एमिटर की तरफ से जो देख रहे हैं, तो ये कहलाता है इनपुट साइड, क्योंकि यहाँ से आप कुछ वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, इनपुट आपका चेंज हो रहा है या बेस करंट चेंज हो रहा है, तो ये वाला हो जाता है इनपुट साइड। और ये वाला साइड क्या हो जाता है, कलेक्टर की तरफ से जो आप देख रहे हैं इधर से, तो ये हो जाता है आउटपुट साइड। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एमिटर तो बेचारा नीचे में है, धरती पकड़ के ग्राउंड होकर बैठा हुआ है। इनपुट जो है वो हम लोग बेस की तरफ से लगाते हैं। तो जो भी हम लोग बेस एमिटर, ये वाला साइड में जो वोल्टेज है, जो करंट है, ये हो गया सब इनपुट साइड में। कलेक्टर साइड में जो वोल्टेज है, करंट है, ये सब हो गया आउटपुट साइड। तो इनपुट साइड और आउटपुट साइड को समझ लीजिए। दूसरा चीज़ आप ये देखिए कि यहाँ से अगर आपने VBB वोल्टेज दिया है तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, कैसे फाइंड करिएगा, बहुत सिंपल है। आप यहाँ से KVL लगाइए, ऐसे आ जाइए, तो आप इस लूप में आप
KVL लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं ना कि VBB, ये BB इसलिए लिख दिया है क्योंकि हम लोग BE भी यूज़ करते हैं, CE भी यूज़ करते हैं। तो BB का मतलब ये हुआ कि बेस वोल्टेज आपने उस बेस टर्मिनल को कितना दिया है, इसलिए नोटेशन में BB यूज़ कर लिया है। अब कुछ बच्चे बोले हैं कि सर आप इसको BB क्यों कर रहे हैं, ये तो BE भी है क्योंकि E से भी कनेक्टेड है। मैं इसको E इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि VBE नोटेशन तो देखो भाई यहाँ इसके लिए यूज हो गया, यहाँ यूज हो गया ना। VBE का मतलब हो गया बेस टर्मिनल और एमिटर टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज। ये वाला वोल्टेज क्या है, बेस में आपने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया है R2, उसके पहले का वोल्टेज है, इसलिए इसका नोटेशन VBB दिया है। उसी तरह यहाँ पे जो नोटेशन है VCC, यानी कि कलेक्टर तो यहाँ है लेकिन उससे बाहर एक ये लोड है R1 या RL, उस लोड के बाहर जो वोल्टेज है उसको यहाँ पर VCC लिखा है। अब ये सब नोटेशन NCERT में भी है, बहुत जगह यूज होता है, इसलिए मैंने भी एग्जैक्टली यही यूज़ किया है। मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको इनपुट साइड में KVL लगाना हो, यानी कि ऐसा एक इक्वेशन यहाँ पर लिखिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, VBB दिस इज इक्वल टू, ये क्या है R2 है ना, तो R2 इंटू IB प्लस आप ये लिखिए VBE लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप पूरा KVL लगाइएगा तो VBB हो गया एक्सटर्नल वोल्टेज, दिस इज इक्वल टू ड्रॉप अक्रॉस R2, कितना हो गया R2 IB प्लस ड्रॉप अक्रॉस दिस बेस एमिटर टर्मिनल, तो इसको हम लोग लिख दें प्लस VBE। अब कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में इसको 0.7 वोल्ट एज्यूम करना पड़ेगा। अगर बेस एमिटर जंक्शन अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो हम लोग जानते हैं कि PN जंक्शन अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ है तो फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज अक्रॉस अ फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन सिलिकॉन का अगर हो तो 0.7 वोल्ट हो जाता है। तो इस B और E टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज है इसको आप 0.7 लिख सकते हैं। तो देखिए आपको VBB जो इनपुट वोल्टेज है उसमें और बेस करंट में रिलेशन मिल गया। सिंपल कहाँ से मिला, आपने KVL लगाया इस इनपुट साइड के लूप में। उसी तरह अगर आप आउटपुट साइड में आ जाइए इधर, तो वहाँ भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, VCC दिस इज इक्वल टू, ये क्या है भाई R1 है ना, कहीं कहीं इसको RL भी लिखते हैं, लोड रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा R1 इंटू IC प्लस कर दीजिए VCE। ये इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये VCE कितना होगा नहीं पता है, वो डिपेंड करता है सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, वोल्टेज कितना है। तो VCE को डायरेक्टली आप जीरो वगैरह नहीं लिख सकते हैं। तो आउटपुट साइड में हमने जब KVL लगाया इस लूप में तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे कभी कभी पूछ सकता है, आई थिंक JEE 19 या 20 में कभी पूछा है कि कितना सर्किट में ये होना चाहिए वो होना चाहिए सच दैट दिस ट्रांजिस्टर गोज इन सैचुरेशन। तो अगर वो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला गया है तब देखिए क्या होगा। सैचुरेशन में हम लोग जानते हैं कि बेस कलेक्टर जंक्शन, ये वाला जंक्शन क्या हो जाता है, ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाता है ना। अब ये जब फॉरवर्ड बायस हो गया इसका मतलब कलेक्टर और एमिटर के बीच में वोल्टेज ड्रॉप नेग्लिजिबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। क्यों होगा, बहुत सिंपल है, बताता हूँ मैं क्यों होगा। सैचुरेशन मोड में बेस एमिटर ये भी फॉरवर्ड बायस है, बेस कलेक्टर ये भी फॉरवर्ड बायस है, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी PN जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस है और मान लीजिए कि वो सिलिकॉन का बना हुआ है तो उस जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो भाई 0.7 वोल्ट है। यानी कि बेस कलेक्टर इसके अक्रॉस भी वोल्टेज है 0.7 और बेस एमिटर इसके अक्रॉस भी वोल्टेज है 0.7। तो कलेक्टर और एमिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, 0 वोल्ट होगा ना, सिंपल। तो VCE जो है ये 0 हो जाता है, किस मोड में, सैचुरेशन मोड में। तो आप अभी आगे एक JEE मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि कितना बेस करंट या कितना रजिस्टर या कितना वोल्टेज है सच दैट ट्रांजिस्टर गोज इन सैचुरेशन। तो वहां पर आप ये कंडीशन को यूज़ कर लीजिएगा, VCE जो है वो 0 हो जाएगा सैचुरेशन मोड में। तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए कि सैचुरेशन मोड में बेस कलेक्टर ये भी फॉरवर्ड बायस है, बेस एमिटर ये भी फॉरवर्ड बायस है, और सिलिकॉन या किसी भी मटेरियल का बना हुआ PN जंक्शन हो फॉरवर्ड बायस है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सिलिकॉन का है तो 0.7 होगा, जर्मेनियम का है तो 0.2 होगा। अब जो भी होगा इन दोनों जंक्शन के क्रॉस तो सेम ही होगा, तो जो वोल्टेज VBC है वही वोल्टेज VBE है। यानी कि B और C में जो वोल्टेज ड्रॉप है वही वोल्टेज ड्रॉप B और E में है, यानी कि C और E में वोल्टेज ड्रॉप 0 हो गया। तो सैचुरेशन में ये वाला
वोल्टेज ड्रॉप VCE 0 हो जाता है। इस कंडीशन का यूज़ करिएगा तो आपको सैचुरेशन की कंडीशन मिल जाएगी। तो ये तो हो गया कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, उसमें इनपुट साइड इधर से, आउटपुट साइड इधर से। अब हम लोग इनपुट का ग्राफ बना दें तो उसको कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट का ग्राफ में क्या होगा, इनपुट करंट IB वर्सेज VBE, क्योंकि इनपुट वोल्टेज ये है ना VBE, तो IB बेस करंट वर्सेस VBE का जो ग्राफ बनाते हैं तो ये कहलाता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। और ये हम लोगों ने बनाया है कलेक्टर एमिटर वोल्टेज 10 वोल्ट के लिए। देखिए ये कलेक्टर एमिटर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब बेस कलेक्टर जंक्शन क्या है, अभी रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस है इसलिए जो करंट है ना, बेस करंट, वो इस वोल्टेज पे VCE पे उतना डिपेंड नहीं करता है। इसको कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे आप कुछ चीज़ फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस की इनपुट साइड में रेजिस्टेंस कितना है। रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से आप इनपुट साइड का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। क्या ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, नहीं होगा। हमने PN जंक्शन डायोड में ही बताया था कि ये सब नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होते हैं ना। नॉन लीनियर का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायनामिक है, हर जगह चेंज हो रहा है। अगर आप यहाँ पर हैं, इस रीजन में है, देखिए तो यहाँ पर वोल्टेज में VBE में थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन करंट ज़्यादा चेंज हुआ। यानी कि अगर आप इस रीजन में हैं तो वोल्टेज ड्रॉप तो बहुत कम हुआ, यानी कि न्यूमरेटर बहुत छोटा है, डिनोमिनेटर लेकिन बहुत बड़ा है। यानी कि इस रीजन में रेजिस्टेंस जो है वो छोटा नंबर होगा, 10 ओम, 20 ओम, 40 ओम, 50 ओम, कुछ इस तरह का होगा, छोटा होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर हैं इस रीजन में तो वोल्टेज चेंज रिलेटिवली ज़्यादा है, करंट चेंज रिलेटिवली कम है। तो यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस फाइंड करिएगा इस रीजन में तो रेजिस्टेंस यहाँ पर हो सकता है कि 40 किलो ओम आपको मिल जाए। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो तो डिपेंड करता है ग्राफ पे कि कितना वोल्टेज चेंज होने में कितना करंट चेंज हो रहा है। तो ये जो ग्राफ दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इनपुट रेजिस्टेंस डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट है। फॉर्मूला उसका ये होता है डेल्टा VBE, वोल्टेज में चेंज डिवाइडेड बाय करंट में चेंज। ये हो गया इनपुट रेजिस्टेंस। ये हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से निकाला। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को ही बना लें। आउटपुट मतलब इस साइड से देखने में, तो यहाँ देखिए हमने कलेक्टर करंट उसका ग्राफ बनाया है विथ रिस्पेक्ट टू कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज। अब मैं इस ग्राफ को समझाता हूँ, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे बेस करंट चेंज हो रहा है ना, देखिए ये बेस करंट है 10, 20, 30, तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। इसका मतलब बेस करंट जब चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली कलेक्टर करंट भी चेंज होगा, होना ही है ना। हम लोग जानते हैं कि IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB। तो अगर आप बेस करंट को बढ़ाइएगा तो कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा। ये तो समझ में आ गया। देखिए बेस करंट ऐसे बढ़ रहा है ऊपर की तरफ तो कलेक्टर करंट भी बढ़ रहा है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये देखना है कि इस रीजन में देखिए ये वाला जो रीजन है, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज बढ़ता भी जा रहा है तो भी कलेक्टर करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ मैंने शुरुआत में ही बताया था जब हम लोग ट्रांजिस्टर की दुनिया में घुसे थे। और ये क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि देखिए कलेक्टर एमिटर वोल्टेज पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये N वाला साइड पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, यानी कि बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो गया। तो जैसे ही आपने बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिया तो रिवर्स बायस वोल्टेज पे फिर करंट उतना डिपेंड नहीं करता है। याद करिए हम लोगों ने PN जंक्शन डायोड में देखा था ना कि जब हम लोग रिवर्स बायस कर देते हैं किसी जंक्शन को तो करंट प्राइमरली क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट हो जाता है। और ड्रिफ्ट करंट हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। ड्रिफ्ट करंट डिपेंड करता है कि कितना उसमें चार्ज कैरियर्स इंजेक्ट हो रहा है। तो चार्ज कैरियर्स किस पे डिपेंड करता है, एमिटर करंट पे। तो इसलिए ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन देखिए इसमें कलेक्टर करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज। लेकिन इस रीजन में क्या हो रहा है, कलेक्टर करंट और VCE वोल्टेज में कुछ रिलेशन है। तो ये दोनों रीजन जो है वो अलग अलग हैं। क्या है मैं अगले ग्राफ में बताऊंगा। उससे पहले आप ये आउटपुट रेजिस्टेंस देख लीजिए। जिस तरह हम लोगों ने इनपुट रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था एग्जैक्टली वैसे ही आउटपुट रेजिस्टेंस को डिफाइन करिए। इसमें लेकिन क्या लेना होगा, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज उसका चेंज
डिवाइडेड बाय कलेक्टर करंट का चेंज। तो आप ग्राफ में जहाँ पर भी है वहाँ से आप आउटपुट रेजिस्टेंस आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इस ग्राफ को आप लोग समझ गए। इस ग्राफ में सैचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन कहाँ कहाँ है मैं बताता हूँ। ये वाला जो रीजन है ना, ये एक्टिव रीजन है, क्योंकि इस रीजन में क्या हो रहा है, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज पॉजिटिव है, यानी कि इस रीजन में बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है। आप यहाँ से देखिए, अगर आपने VCE को पॉजिटिव कर दिया, यानी कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ये जो बेस वाला साइड है नेगेटिव पोटेंशियल पे है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप यहाँ से देखिए इसको, इस बैटरी को अगर आपने कनेक्ट कर दिया है रिवर्स बायस में, यानी कि इसको कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव साइड में, इसको कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव साइड में, तो ये जंक्शन तो रिवर्स बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया, यानी कि एक्टिव रीजन में है। तो रिवर्स बायस का मतलब क्या हो गया कि इस जंक्शन में जो करंट फ्लो करेगा वो इस वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि कितना यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। तो इसलिए करंट इस रीजन में देखिए, एक्टिव रीजन में ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है, ये वाला IC का स्केच। ये वाला जो रीजन है ना, द पोर्शन ऑफ द IV कर्व क्लोज टू VC इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन। हमने अभी देखा ही था कि जब हम लोग VCE को 0 कर देते हैं, यानी कि इस रीजन की बात हो रही है, इस रीजन में देखिए क्या है, VCE ऑलमोस्ट 0 है, तो उस रीजन को कहते हैं सैचुरेशन रीजन, हमने बताया था। और उस रीजन में क्या हो रहा है, जैसे जैसे कलेक्टर एमिटर वोल्टेज बढ़ रहा है तो कलेक्टर करंट भी बढ़ रहा है, क्योंकि सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, बेस कलेक्टर जंक्शन ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो इस ग्राफ में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जिसको मैंने घेर के इधर कर दिया है लेफ्ट साइड में, ये है सैचुरेशन रीजन और ये वाला पोर्शन है एक्टिव रीजन। तो ये कभी आपको ग्राफ में दे करके पूछ सकता है कि इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में, जिसमें कि कलेक्टर करंट को कलेक्टर एमिटर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाया गया है, तो एक्टिव रीजन कौन सा है, सैचुरेशन रीजन कौन सा है। ये वाला रीजन है एक्टिव रीजन, ये वाला रीजन है सैचुरेशन रीजन, और ये जो मैंने एरो बनाया है ना, ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे बेस करंट इंक्रीज हो रहा है कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा। वो तो होना ही है, क्योंकि IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB होता है। तो बेस करंट इंक्रीज होगा तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा समझ लीजिए। बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अच्छा यहाँ पे देखो भाई, कलेक्टर करंट फ्लैट हो जा रहा है, बिल्कुल सैचुरेट हो गया, तो ये वाला रीजन सैचुरेशन रीजन हो गया। नहीं, सैचुरेशन रीजन है ये वाला रीजन, जिस रीजन में VCE की वैल्यू 0 या 0 के आसपास है। जब VCE की वैल्यू 1 वोल्ट या 2 वोल्ट हो जाती है, तब तो ये बेस कलेक्टर क्या हो गया, रिवर्स बायस हुआ। रिवर्स बायस हुआ यानी कि एक्टिव रीजन में आ गया। एक्टिव रीजन में क्या होता है, कलेक्टर करंट जो है वो इस VCE पे डिपेंड नहीं करता है। ग्राफ देखिए उसका फ्लैट है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। अब थोड़ा सा ये सब चीज़ आप लोगों को नया लगेगा, ऑब्वियसली मुझे भी नया लगा था जब मैंने क्लास 12 में पढ़ा था, नया लगना ही है, क्योंकि ये सब चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आगे जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में ये सब पढ़ना पड़ेगा। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, हमने पहले ही बताया था कि जो बीटा होता है वो रेशियो ऑफ IC बाई IB होता है। तो अगर DC करंट IC है और DC बेस करंट IB है, तो बीटा DC को हम लोग लिखते हैं IC बाई IB, और ये लिख सकते हैं ना, IC इज इक्वल टू बीटा DC टाइम्स IB, ऐसे लिख सकते हैं। और मान लीजिए कि हम लोगों ने उस बेस करंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो जब बेस करंट को चेंज करिएगा तो जो डेल्टा IC है वो भी तो बीटा टाइम्स डेल्टा IB हो जाएगा, होगा ना। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि जो IC है वो बीटा टाइम्स IB है। तो अब इस डेल्टा IC बाई डेल्टा IB की जो वैल्यू होगी, जिसको हम लोगों ने बीटा AC लिखा है, कीपिंग दिस VCE कांस्टेंट, क्योंकि ग्राफ में VCE को कांस्टेंट रखिएगा तभी आप देख पाइएगा ना कि बेस करंट के चेंज करने से कलेक्टर करंट कितना चेंज करता है। इसलिए हमने यहाँ पर VCE लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि VCE वोल्टेज को कांस्टेंट रखिए तो आपको बीटा AC मिल जाएगा। एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इस लेवल में आप देखेंगे कि जो बीटा DC होता है, दिस इज इक्वल टू बीटा AC। मैथमेटिकली तो आपको लग ही रहा है, लेकिन ये सब तो अप्रोक्सीमेशन है। लेकिन इस लेवल पे आप ये मान के चल सकते हैं कि बीटा की वैल्यू DC के लिए और AC के लिए ऑलमोस्ट सेम होती है। कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये वाला जो हो गया ना IC और VCE का ग्राफ, तो बीटा AC मैंने अभी क्या बताया था, ये होता है
चेंज इन कलेक्टर करंट डेल्टा IC डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस करंट कीपिंग VCE कांस्टेंट, यानी कि एक पॉइंट कोई कांस्टेंट यहाँ पे ले लीजिए VCE का। IB अगर यहाँ से वहाँ गया तो कलेक्टर करंट कितना चेंज हुआ वो आपको पता करना है, कीपिंग VCE कांस्टेंट। तो इस ग्राफ से आप पता कर सकते हैं कि बीटा AC कितना है। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि ये 10 माइक्रो एम्पियर है, ये 20 है और ये 30 है, ठीक है, IB की वैल्यू। और IC जो है यहाँ पर हो गया मान लीजिए कि 50, यहाँ हो गया 60, यहाँ हो गया 70। तो आप देख लीजिए कि IB में कितना चेंज हुआ, 10 से 20 चेंज हुआ, तो कलेक्टर में कितना चेंज हुआ, 50 से 60। तो उसका चेंज का रेशियो फाइंड कर लीजिए, आपको बीटा AC मिल जाएगा। तो ये सब सिंपल तरीका होता है बीटा की वैल्यू फाइंड करने का, और इस बीटा को कहते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या करंट एम्प्लीफिकेशन रेशियो, क्योंकि ये आपको बताता है कि अगर हम लोग बेस करंट को चेंज करेंगे तो कलेक्टर करंट कितना चेंज करेगा। और बेस करंट इनपुट साइड में होता है, कलेक्टर करंट आउटपुट साइड में होता है। ये सब हम लोग अभी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यही कॉन्फ़िगरेशन आपके सिलेबस में है।